दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑलरेडी देख चुके थे और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब हम लोग क्लियर कर रहे हैं भाई। और जितना बता रहा हूँ ना भाई ऑनेस्टी पूर्वक सिर्फ आप लोग इतना करते जाएंगे। यकीन मानिए मेरे रसगुल्ले, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी, नहीं छपेगी, नहीं छपेगी। इस बात को मेरे भाई क्या करना है, आपको याद करना है। जैसे मेरे भाई मैंने बताया था, फूल केवल गंध ही नहीं देते बल्कि दवा का भी काम करते हैं। कैसे काम करते हैं मैंने आप लोगों को दोस्तों बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया था। आज दोस्तों हम लोग को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 8 से। पहला क्वेश्चन है रसगुल्ला कि बताइए हमारा जो देवसेना है, देवसेना के हार या निराश के क्या कारण थे। जो हमारा देवसेना है भाई, ये देवसेना के हार या निराश के क्या कारण थे, इसके बारे में आप लोगों को दोस्तों क्या करना है भाई, पूरी तरह से वर्णन करना है भाई। क्या मेरे भाई, पूरी तरह से आप लोगों को वर्णन करना है कि आखिर देवसेना क्यों हार गए थे या हार का क्या निराश था। जैसे कोई लोग हार जाते हैं भाई, हार जाने के बाद दोस्तों लोगों के अंदर में एक निराशपन आती है। तो मेरे भाई क्यों निराश होते हैं हमारा, इसके बारे में आपको बताना है। पहला पॉइंट, देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती थी। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, निराश का क्या कारण थे भाई, सबसे मजेदार है भाई। हाँ, मैं प्यार करता हूँ किसी और से और मुझे वो वैल्यू ही नहीं देते, ठीक है। लेकिन वो प्यार करते हैं किसी और से और वो उनको वैल्यू नहीं देते, समझे। बस यही कारण है मेरे भाई। सुनिए, देवसेना जो थे मेरे भाई वो स्कंदगुप्त को चाहती थी। जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त को चाहते थे। किसको चाहते थे मेरे भाई, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त चाहते थे किसको, मालवा के राजा। याद रखिए दोस्तों मेरे भाई, क्या बताऊंगा, मालवा के राजा, मालवा के धनकुबेर की कन्या विजया को प्रेम से प्यार करते थे। मेरे बात को सुनिएगा, जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त को चाहती थी। देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त को चाहती थी और स्कंदगुप्त देवसेना के धनकुबेर की कन्या विजया से प्रेम करता था। और विजया स्कंदगुप्त को वैल्यू नहीं देते थे और दोस्तों स्कंदगुप्त देवसेना को वैल्यू नहीं देते थे। बस यही कारण था आपका निराश का, समझे। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं मान के चलिए दोस्तों XYZ गर्ल्स से मैं प्यार करता हूँ और सॉरी, मैं दोस्तों क्या करता हूँ कि मुझे कोई XYZ कोई गर्ल है, वो मुझसे प्यार करती है और मैं उसे कोई वैल्यू ही नहीं देता हूँ, ठीक है। और मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वो मुझे कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसी कारण से दोस्तों हमारा जो देवसेना है वो पूरी तरह से निराश हो गए थे। क्या मेरे भाई, पूरी तरह से निराश हो गए थे। पहला पॉइंट वही कहता है मेरे भाई। दूसरा, हुनों के आक्रमण से देवसेना के परिवार के सभी लोगों की वीरगति प्राप्त हुई। और दोस्तों हुनों के आक्रमण ने देवसेना के परिवार को दोस्तों आक्रमण कर देते। हुनों ने दोस्तों क्या कर देते, उन्होंने दोस्तों, हुनों एक विदेशी थे भाई, उन्होंने आकर के दोस्तों क्या कर दिए, देवसेना के परिवार को पूरी तरह से नस्त नाबूद कर दिए। दूसरा, देवसेना नितांत अकेले पड़ गए और देवसेना दोस्तों पूरी तरह से अकेले पड़ गए। जो देवसेना थे वो पूरी तरह से अकेले पड़ गई और उसे भीख मांगकर अपना जीवन गुजारना पड़ा। कहा जाता है ना मेरे दोस्त, प्यार वो चीज है जो या तो आपको बादशाह बना देंगे या दोस्तों बादशाह बने हुए हैं तो आपको मेरे भाई मिट्टी पे लाके खड़े कर देंगे। जी हाँ, मैं अपने आंखों में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखा धरती में कि दोस्तों कोई अगर बादशाह है उसे भीख मंगा बना दिए और अगर कोई भीख मंगा है तो दोस्तों उसे बादशाह बना दिया है। दोस्तों ये गर्ल्स की पावर होती है, उसे देखना होता है कि हमें कैसे रखना है और कैसे नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई तीसरा कारण है कि देवसेना नितांत अकेले पड़ गए। मतलब देवसेना जो थे ना भाई पूरी तरह से अकेले पड़ गई। एक समय ऐसा है कि भीख मांगकर अपने जीवन यापन का गुजारा करना पड़ा। चौथा पॉइंट, उसे अपने आसपास सबकी प्यासी निगाहें का सामना भी करना पड़ा। और देवसेना मेरे दोस्तों इस कदर स्कंदगुप्त के प्यार में पागल हो चुकी थी कि लोग उसे पागल कहते थे। जब भी देवसेना घर से निकलती थी तो मेरे दोस्तों अपने सर को नीचे करके निकलती थी, कभी घूंघट को डाल के निकलती थी। क्यों? क्योंकि लोग इसे पागल समझते थे। वही कह रहा है कि उसे अपने पास सबकी प्यासे निगाहें का सामना भी करना पड़ा और सब कोई उन्हीं की तरफ देखते थे भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, वह विषम परिस्थिति से जूझती हुई जीवन भर संघर्ष करती रही। और देवसेना का दोस्तों निराश होने का कारण यह है कि वो पूरी जिंदगी में ना सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करती है। पूरी जिंदगी की अगर हम बात करें, जो देवसेना है पूरी जिंदगी मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वो क्या करती है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, संघर्ष करती है। आज इसके साथ, कल समाज के साथ, परसों स्कंदगुप्त के साथ, इन्हें हमेशा दोस्तों उसकी पूरी जिंदगी जो है संघर्ष करता हुआ ही गुजारा है। वह विषम परिस्थिति से जूझती हुई जीवन भर संघर्ष करती रही।
इस प्रकार देवसेना को मिले असीम दुखों के कारण ही उसके मन से निराश या हार की भावना आ गई। इस तरह से दोस्तों जब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे ना तो मेरे भाई एग्जामिनर पूरी तरह से क्या हो जाएगा भाई, याद रखेगा, फिदा हो जाएंगे आपकी कॉपी देखकर। जी हाँ, आपके ऊपर फिदा नहीं भाई, आपके कॉपी के ऊपर देखकर दोस्तों क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से फिदा हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई जब भी कोई क्वेश्चन लेंगे इंग्लिश को छोड़ करके, जी हाँ इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ करके आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं मेरे भाई आंसर, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा 99% कोशिश कीजिएगा कि मेरा पॉइंट वाइज हो, क्योंकि एग्जामिनर दोस्तों एग्जाम लेने से पहले ही आप लोगों को बता दिया है मेरे भाई कि आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि दोस्तों पॉइंट वाइज से मार्क्स देने में सुविधा होती है भाई। ठीक है, तो देवसेना के हार या निराश के कारण के बारे में दोस्तों आपको मैंने बताया, छोटा सा क्वेश्चन है फिर भी मैंने पॉइंट डाल दिया ताकि दोस्तों तकलीफ ना हो। कवि को अपने स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? सबको अपनी पत्नी की याद आ रही भाई, सबको मोहब्बत हो रहा, हम ही को नहीं हो रहा भाई, है ना, सब लोग हमें पागल कहते देवसेना की तरफ। सुनिए मेरे भाई, कवि को अपने स्वर्गीय पत्नी की याद इसलिए आई, मतलब हमारे जो कवि है ना भाई, कवि जो सरोज है भाई, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति के जो हमारा राइटर है मेरे दोस्तों, वो कहते हैं कि कवि कहते हैं मेरे दोस्तों कि अपने स्वर्गीय पत्नी की याद इसलिए आई क्योंकि उसे अपनी पुत्री सरोज के रंग रूप में अपने पत्नी का रंग रूप नजर आ रहा था। मेरे दोस्तों कवि को अपने पत्नी की याद क्यों आई? क्योंकि दोस्तों उनके पास एगो पुत्री थी भाई, याद रखिएगा, जिसका नाम था क्या, सरोज। गौर से सुनेगा, देखिए दोस्तों एग्जाम्पल देता हूं फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान के चलिए दोस्तों मेरा XYZ कोई वाइफ है, ठीक है? अब दोस्तों मेरा जैसे XYZ वाइफ है वो इस दुनिया से चली गई, ठीक है, चली गई मतलब मर गई, ठीक है ना, और एक पुत्री है भाई, मेरा एक बेटी है। तो मैं अपने बेटी को जब देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे तुम्हारी माँ थी न रे, वैसे ही तुम्हारा रंग रूप गठन वगैरह सब कुछ है। नहीं बोलते भाई, देखो इसका माँ, इसका देखो भाई, इसका जो आंख है ना इसके माँ पर गया है, इसका पैर जो है ना इसके नाना पर गया है, देखो इसका जो चेस्ट है ना ये इसका मौसी पर गया है, और बाप तो का झुंझुनी बजाएगा क्या मेरे दोस्तों। तो वही कह रहा था कि हमारा जो कवि है ना, कवि वो कहते हैं दोस्तों कि हम अपने पत्नी को याद करते हुए, अपने पत्नी को याद करते हुए इस याद इसलिए आई क्योंकि उसने अपने पुत्री सरोज को जैसे देखती है ना, जैसे दोस्तों सरोज को देखते हैं, सरोज को देखते देखते मेरे दोस्तों उनको क्या याद आता है, अरे भाई मेरा पत्नी तो ऐसा ही थी, ऐसा ही रंग रूप एकदम गठन जैसे सरोज का है वैसा ही है। इसलिए दोस्तों हमारे लेखक को दोस्तों उसकी पत्नी की याद आ गई। ठीक है, दूसरा, उसे सरोज के रूप में अपने उन कविताओं का सौंदर्य साकार दिखाई दे रहा था जिन्हें उसने अपने स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था। गाया था ना भाई, गाया था, गलत लिखा है भाई, गाया था। मेरे दोस्तों हमारा कवि कहते हैं कि मैं उस कविताओं को सौंदर्य साकार दे रहा था जिन्हें मैं अपने पत्नी के साथ बैठकर गाया करता था, वही आज हमारा कविता हम सरोज के साथ बैठकर गाया करते हैं। इसलिए दोस्तों क्या होते हैं भाई, हमारे सार्थक याद आते हैं। ये 2 पॉइंट मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जी हाँ मैं हिंदी इलेक्टिव का जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, याद रखिएगा मेरे रसगुल्ले, ये बिल्कुल मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी मैं आप लोगों का चैप्टर वाइज ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है, ये जितना होगी ना भाई सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आप पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना भाई, और आप तब भी चाहते हैं कि मुझे 90+ मार्क्स लाना हिंदी में, तो जितना क्लास अभी मैं दे रहा हूं क्रैश कोर्स के अंदर में, बस मेरे दोस्तों आप लोगों को करते जाना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर, बरसात बनारस में वसंत आगमन कैसे होता है? बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? वसंत का आगमन से दोस्तों सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो मेरे दोस्तों बंदरों के आंखों में नमी आ जाती है। दशामेघ घाट में जो हमारा दोस्तों दशामेघ का जो घाट है, वह आखिरी पत्थर जो होते हैं ना भाई, अंतिम पत्थर भी मुलायम सा लगते हैं। जो भिखारी होते हैं, भिखारी के कटोरे भर आते हैं, है ना। आइए सर बात करते हैं टॉपिक पे। बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है भाई? आइए सर टॉकिंग करते हैं मेरे भाई। पहला बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है। सबसे पहले तो ये जानिए आप लोग ऑब्जेक्टिव में कि बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है।
तो आप बोलेगा सर बनारस में वसंत का जो आगमन है ये बिल्कुल अचानक होता है। कैसे होता है मेरे भाई? बिल्कुल मेरे दोस्तों पूरी तरह से अचानक होता है। जब भी बनारस में हाँ वसंत का आगमन होती है ये पूरी तरह से मेरे भाई क्या होते हैं भाई, याद रखिएगा, अचानक होती है। पॉइंट नंबर 2, उस समय लहरतारा या मुडवाडी की ओर से धूल का एक बाउंडर उड़ता है भाई, उठता है। उस समय दोस्तों हमारा बनारस शहर में दो शहर है भाई, लहरतारा और मंडवाडी। लहरतारा और मंडवाडी में एक धूल का बाउंडर उठती है भाई, क्या बाउंडर उठता है, और पूरे शहर का वातावरण धूल की किरकिराहट से भर जाती है। और दोस्तों जब हमारे लहरतारा और मुडवाडी से दोस्तों जब धूल का बाउंडर उठते हैं ना, उड़ते समय दोस्तों इस तरह से हमारा वातावरण पूरी तरह से धूल की किरकिराहट से भर आते हैं। नहीं भाई, अक्सर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जब दोस्तों हवाएं चलती है ना, पूरा भयंकर हवाएं चलती है, तो मेरे दोस्तों जब धूल को उड़ाते हैं तो हमारे आंखों में भी दोस्तों पूरी तरह से घुस जाते हैं। आंखों में घुसने के बाद हमारे आंखें किरकिराहट से महसूस होते हैं। तीसरा पॉइंट है सर, जनजीवन में नया उल्लास छा जाता है, भावनाओं का अंकुरन होने लगता है। और दोस्तों जनजीवन में नया उल्लास छा जाता है और भावनाओं का अंकुरन होने लगता है। चौथा पॉइंट है सर, दशामें घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो जाता है। वसंत का आगमन होते ही दोस्तों जो हमारा दशामें घाट जो गंगा नदी के तट पे है भाई, दशामें घाट मेरे दोस्तों कहा जाता है कि हमारा दशामें घाट का आखिरी पत्थर कुछ मुलायम सा हो जाती है। बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी आ जाती है। बंदरों की आंखों में नमी क्यों आती है मेरे भाई? तो गंगा के नदी के तट पे बंदर दोस्तों अपने पेड़ों से उतर के वह मेरे भाई गंगा नदी के तट पे जाते हैं। लेकिन जैसे ही वसंत का आगमन होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो बंदरों को दोस्तों मजबूरन उसे गंगा के किनारे को दोस्तों छोड़ना पड़ता है, और इस कारण से बंदरों की आंखों में पूरी तरह से नमी आ जाते हैं। छठा पॉइंट सर, भिखारियों के खाली कटोरे में भी आश्चर्यजनक चमक आ जाती है, अर्थात दिनहीन लोग भी उल्लासित हो उठते हैं। और दोस्तों जिस भिखारी का कटोरी, जी हाँ, जिस भिखारी का कटोरी पूरी तरह से मेरे दोस्तों खाली थे, आज उस भिखारी के कटोरे में दोस्तों एक आश्चर्यजनक चमक आती है भाई। क्या मेरे भाई? एक आश्चर्यजनक चमक आती है भाई। तो ये था सर आपका क्वेश्चन, बनारस में वसंत आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मेरे भाई। मुझे उम्मीद है कि बनारस के बारे में आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आता हूं सर अगला क्वेश्चन लेकर, मेरे भाई गौर से देखिए भाई। अगला क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। फिर से मेरे भाई आपको बताना है कि दूसरा देवदास कहानी जो है, जी हाँ, दूसरा देवदास जो कहानी है उसके शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट करना है। मतलब दूसरा देवदास कहानी में इस बात के बारे में बताया गया है, किस टॉपिक के बारे में चर्चा किया गया है, इसके बारे में मेरे दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है भाई, ठीक है ना। देखिए, किसी भी कहानी का शीर्षक या तो प्रतीकात्मक होता है या घटना विशेष पर आधारित होता है। मतलब कहा गया मेरे भाई कि दुनिया में जितने सारी स्टोरी है, जितनी सारी कहानी है, वह सत्य पर आधारित होता है या दोस्तों कल्पना पर आधारित होते हैं। समझे मेरे बात को? समझिए मेरे भाई, या तो सत्य पर आधारित होती है, जी हाँ, या तो दोस्तों वो सत्य पर आधारित होते हैं, या दोस्तों कोई घटना पर आधारित होती है। यहाँ पर वही चीज कह रहा है मेरे भाई देवसेना कि सॉरी देवदास, किसी भी कहानी का शीर्षक या तो प्रतीकात्मक होता है या घटना विशेष पर आधारित होता है या पात्र नाम पर आधारित होता है, या दोस्तों कोई पात्र नाम पर आधारित होते हैं। प्रस्तुत कहानी शीर्षक प्रतीकात्मक है। अगर हमसे बात करें कोई देवसेना के बारे में, ये देवसेना क्या है, तो मेरे दोस्तों आपको मोहब्बत से बताना है जो हमारा देवसेना है ये हमारा प्रतीकात्मक है भाई। क्या मेरे भाई? प्रतीकात्मक है भाई देवसेना। देवसेना उसे कहा जाता है जो अपनी प्रेमिका को अथवा प्यार करे, अथक प्यार करे, अथाह प्यार करे। अथक मतलब दोस्तों मतलब आंख बंद करके प्यार करे नहीं भाई। एक दो लड़का होता है दोस्तों कि एक दो गर्ल्स को दिल खोल कर चाहते हैं भाई। लड़का लड़की के बारे में उतना आइडिया नहीं है। एक लड़का दोस्तों क्या करते हैं, दिल खोल के उस लड़की को चाहते हैं, लेकिन लड़की उसे लड़का को भाव ही नहीं देते हैं, समझे, और नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि पहले मोहब्बत करने से पहले आप उस काबिल बन जाइए जहाँ पे आपको ना बोलना पड़े कि मैं आपसे इश्क करता हूँ, बल्कि वो आपसे कहें अरे बाप इतना काबिल हो गए, अरे बाप इतना काबिल कैसे हो गए भाई, इस कदर बनो, है ना। और गर्ल्स सभी मैं यही कहना चाहूँगा
कि कभी भी किसी के साथ अगर कोई ऐसा करे गंदगी हरकत, तो सबसे पहले तू अपने औकात में आ, फिर हमसे बात करना, तेरी औकात मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप बता देंगे, ठीक है। उसको मेरे दोस्तों झटका लगेगी और जीवन में कुछ ना कुछ वो हासिल कर ही लेंगे भाई, ठीक है। तो देखिए, देवदास उसे कहा जाता है, देवदास किसे कहा जाता है, सुनिएगा। देवदास उसे कहा जाता है जो अपने प्रेमिका को अथाह प्यार करे। अथाह का मतलब दोस्तों अंधाधुन प्यार करे, क्या, अंधाधुन प्यार करे, यही दशा संभव है। अतः कहानी का शीर्षक प्रतीकात्मक और अतः उचित है भाई। बस मेरे दोस्तों इस कहानी में, दूसरा देवदास कहानी में, जैसे हमारा मेरे दोस्तों आपका स्कंदगुप्त जो हमारी स्टोरी है, नाटक है, उसमें दोस्तों जैसे मोहब्बत के बारे में बताया गया है, इसी तरह से दोस्तों दूसरा देवदास कहानी में भी इश्क के बारे में ही बताया गया है भाई, ठीक है। बस आप लोगों को इश्क नहीं करना है भाई, ठीक है। आइए सर, अब ये क्वेश्चन आ जाने दोस्तों पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है ना। आइए, लेखक ने सेवाग्राम में, सॉरी भाई, लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपने कान में दोस्तों एकदम बंद करके रख लीजिए, 2 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगी। पहला, लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया। लेखक जब सेवाग्राम पहुंचे तो उसका गांधी जी के साथ मिलने के बाद क्या फीलिंग्स हुआ, क्या अनुभव हुई, इसके बारे में दोस्तों आपको लिखना है भाई। याद रखिएगा, D2 मेरे भाई क्वेश्चन छपेगी, जैसे मैंने आपको बताया। तो लेखक ने सेवाग्राम में सुशील नायर को देखा भाई, किसको देखा भाई, सुशील नायर को, महादेव देसाई, जापानी भिक्षुक, पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फर खां के आने का जिक्र किया। इतने सारे लोगों को दोस्तों हमारे लेखक कहते हैं कि इतने सारे लोगों को दोस्तों सेवाग्राम आने का जिक्र किया। याद रखिए मेरे भाई, क्या किया मेरे भाई, जिक्र किए, ठीक है। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया। तो लेखक ने सेवाग्राम में सुशील नायर, महादेव देसाई, जापानी भिक्षुक, पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फर खां के आने का जिक्र किया भाई। अगला क्वेश्चन पाते सर। संविदा डट कर खाता है भाई और अफसर कर सोता है, से क्या से है। संविदा डट कर खाता है और अफर कर सोता है, अर्थात संविदा का कार्य केवल संदेश पहुंचाना होता है भाई। संविदा मतलब होता है जिससे हम लोग दोस्तों बोलते हैं ना, हरगोविंद जो थे, हरगोविंद को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हरगोविंद को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पेटू राम बोलते हैं, है ना भाई, नाकम्मी बोलते हैं। नहीं भाई, देखो भाई, खाली दिन भर खाता है, दूसरा की चिट्ठी इधर उधर करते रहता है, ओढ़िया है, बोलते हैं ना भाई, कामचोर है, निठल्ला है, पेटू राम है, बोलते हैं ना भाई, किसको, हरगोविंद को, जो चिट्ठी इधर उधर पहुंचाते थे। तो वही कह रहे, संविदा डट कर खाता है और अफर होकर सोता है, अर्थात संविदा का कार्य केवल संदेश पहुंचाना होता है। इसका मतलब दोस्तों, खाओ और जाके सिर्फ और सिर्फ संदेश पहुंचाओ, खाओ और जाके सिर्फ और सिर्फ संदेश पहुंचाओ, ऐसा कहना था दोस्तों किसका, संविदा का, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि संविदा डट कर खाता है, संविदा डट कर खाता है और अफर कर सोता है, अर्थात संविदा का कार्य केवल संदेश पहुंचाना होता है। जहां भी वह संदेश लेकर जाता है उसका अच्छा आदर सत्कार होता है। जहां पे आप संदेश लेकर जाएंगे ना, वो घर वाले मेरे दोस्तों आपको काफी इज्जत करेंगे और वहां वह मन से पेट भर कर खाता है और सोता है। और जहां पे आप चिट्ठी पहुंचाएं, संविदा कहते हैं कि जहां पे हम चिट्ठी पहुंचाएं वहीं पे जाकर के हम खाते हैं और खाना खाने के बाद कुछ पल के लिए हम वहां पे सो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, संविदा को डट कर खाता है और अफर होकर सोता है। अफर मतलब दोस्तों एकदम क्या बोलते हैं, बेतनहा सोते हैं भाई, समझे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बाकी संविदा के बारे में तो भर भर के क्वेश्चन आएगी, छोड़कर नहीं आना है भाई, ठीक है ना। संविदा के बारे में A to Z क्वेश्चन में करवा दूंगा, छोड़कर नहीं आना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए सर, भारत नहीं भाई, भारत देश के बारे में बात नहीं कर रहे, मैं फिर से कह रहा हूं, भारत देश के बारे में बात नहीं कर रहे भाई, किससे बात कर रहे हैं, भारत का आत्मा परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। सुनिएगा भाई, पहला, भरत निर्मल हृदय व उदात्त व्यक्ति है भाई, जो हमारा भरत है भाई, ये हमारा निर्मल हृदय व उदांत व्यक्ति है। दूसरा, उनका भातृ प्रेम भक्ति से ओत प्रोत है भाई। ये आपको दोस्तों आपको याद करना हो, कुछ कुछ 1-2 क्वेश्चन है, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जिससे आपको रट्टा लगाना ही होगा, ठीक है।
माता व परिस्थितियों का अपेक्षा स्वयं के दुर्भाग्य को दोषी ठहराकर वे उदारता एवं विशाल हृदयता के धनी हो गए हैं। ये किसका काम है मेरे भाई? भारत आत्मा परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत 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 करता है भाई। समझे मेरे भाई? तो ये मेरे भाई आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आपको याद तो करना होगा कि भरत जो थे वह निर्मल हृदय व उदात व्यक्ति है भाई। निर्मल हृदय व उदात व्यक्ति है, या उनका प्रेम भातृ प्रेम भक्ति से ओतप्रोत है भाई। ओतप्रोत मतलब काफी लगा हो भाई, सूझबूझ है। माता व परिस्थितियों को अपेक्षा स्वयं के दुर्भाग्य को दोषी ठहराकर वे उदारता एवं विशाल हृदयता के धनी को हो गए हैं। ये आपको दोस्तों याद करना होगा। अब आते हैं सर, कवि को धरती और मौन की भूमि में क्या क्या समानता दिखाई पड़ती है, इसके बारे में दोस्तों आपको बताना है। ये दोस्तों कहानी कहाँ से लिया गया? जो पत्थर और चट्टान है, ये स्टोरी दोस्तों आप लोगों को वहां से लिया गया है। जो पत्थर और चट्टान है दोस्तों, वहां से ये कहानी लिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सुनिएगा। कहता है कि धरती, कवि को धरती और मौन की भूमि में क्या समानताएं दिखाई देती है। पहला पॉइंट, धरती और मन की भूमि दोनों ही सृजनात्मक शक्तियों से परिपूर्ण है। दोस्तों हमारा जो धरती है, इनके पास भी बहुत सारी शक्ति है। ये दोस्तों जब से धरती बनी है तब से इनके पास शक्ति बनी है। मन, याद रखिए दोस्तों, जो हमारा मन होते हैं ना भाई, भूमि याद रखिएगा, मन और भूमि, मन को भी दोस्तों हमने गढ़ा है और ये मन को हम जितना ताकत दे देंगे दोस्तों उतना अच्छी तरह से वर्क करेंगे, है ना, फुर्तीली तरीके से। वही कह रहा है कि धरती और मन की भूमि दोनों ही सृजनात्मक, मतलब होता है दोस्तों सृष्टि होती है कहाँ से? बचपन से ही। दूसरा, पत्थर और चट्टान धरती की सृजन करने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। पत्थर और चट्टान, अगर हम पत्थर और चट्टान की बात करें, जी हाँ दोस्तों, पत्थर और चट्टान की बात करें तो पत्थर और चट्टान धरती की सृजन, सृजन का मतलब होता है क्या? उत्पत्ति। सृजन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? उत्पत्ति। तो पत्थर और चट्टान धरती की सृजन करने की प्रक्रिया को रोक देते हैं, जबकि मन की भूमि पर व्यापक निरस्ता या अरुचि मन के सृजनात्मक कार्य को रोक देते हैं। यानी दोस्तों जैसे हमारा धरती पर पत्थर और चट्टान, जैसे दोस्तों हमारे धरती पर पत्थर और चट्टान होने से हम अपने भूमि को उपजाऊ लायक नहीं बना सकते हैं, ऐसा ही दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपके मन में कोई ऊब है या दोस्तों कोई व्यापत है, यानी दोस्तों अगर आपके मन में कोई एक तरह का बात करें सर ईर्ष्या है, तो आप कभी भी दोस्तों अपने मन को शांत नहीं कर सकते हैं और अपने आप को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे वही कह रहा था क्या कि पत्थर और चट्टान धरती की सृजन करने की प्रक्रिया को रोक देते हैं, जबकि मन की भूमि पर व्यापक निरस्ता या अरुचि मन के सृजनात्मक कार्य को रोक देते हैं भाई। ठीक है, आइए सर अगला पॉइंट की बात करें। बंजर या ऊपर हो जाने पर धरती अपने अंदर बीज को पोषण नहीं कर पाती है। अगर कोई धरती मेरे भाई पूरी तरह से बंजर हो जाते हैं और उस बंजर भूमि में अगर हम बीज को रोपेंगे तो मेरे दोस्तों वो बीज जो होती है ना भाई, वो फसल को उत्पादन कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर में वो उर्वरक क्षमता नहीं है जो दोस्तों बीज को उगा सके। वही कह रहा है कि बंजर या ऊपर हो जाने पर धरती अपने उबर भाई, उबर याद रखिएगा, उबर हो जाने पर धरती अपने अंदर बीज को पोषण नहीं कर पाती। उसी प्रकार मन भी भूमि की चीड़ के कारण भावों और विचारों का पोषण नहीं कर पाती। उसी तरह से दोस्तों कह रहा है कि जब कोई जमीन अगर बंजर हो जाते हैं, गौर से सुनिए भाई, जब कोई दोस्तों धरती हमारा पूरी तरह से बंजर हो जाती है, बंजर हो जाने के बाद मिट्टी के अंदर में वो क्षमता नहीं होती दोस्तों जो बीज को पौधे के रूप में धारण कर सके। हमारे कवि कहते हैं कि ठीक इसी तरह से इंसान के अंदर में अगर मन के अंदर में कोई ईर्ष्या, कोई क्रोध, कोई जलन अगर है तो मेरे दोस्तों या दोस्तों आपके कारण आपके चिड़पन है, जैसे में कोई कुछ बोलते तो हम लोग चिढ़ जाते हैं, तो अगर आपके कारण आपके मन में दोस्तों क्या बोलते हैं गुस्सा है, चिढ़ है या ईर्ष्या करते हैं तो मेरे दोस्तों आपका विचार कभी पोषण नहीं कर पाती है, मतलब आपके जबान से कभी अच्छी बात नहीं निकलेगी। उसी प्रकार मन भी भूमि की कीड़ के कारण भावों और विचारों का पोषण नहीं कर पाती है भाई। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए सर, अगला पॉइंट आपका कहता है जिस प्रकार धरती की गुड़ाई करके उर्वरा बनाया जाता है भाई, याद रखिएगा, जिस प्रकार धरती की गुड़ाई करके उर्वरक बनाया जाता है। गुड़ाई मतलब होता है दोस्तों जैसे हम लोग बार बार खोदेंगे, उर्वरक डालेंगे तो उस मिट्टी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं उपजा लायक बना देते हैं।
जो बंजर भूमि होती है उस बंजर भूमि को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उपजाऊ लायक बना देते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, उस बंजर भूमि को हम लोग उपजाऊ लायक बना देते हैं। जिस प्रकार धरती की गुड़ाई करके उर्वरा बनाया जाता है, उसी प्रकार मन की भूमि से खींच को खोद कर हमारे अंदर में दोस्तों जो ईर्ष्या है, हमारे अंदर में दोस्तों जो कोढ़ियापन है, या दोस्तों हमारे अंदर में जो जलन है ना भाई, हमारे अंदर में जो ईर्ष्या है, इन सब चीज को, हमारे मन में जो दोस्तों चीड़ है, इन सब को निकाल के, याद रखिए, खोद कर निकालने से वह भी सृजन योग्य बन जाते हैं। और दोस्तों हम जब अपने मन से हमारे मन से दोस्तों जो हमारे चीड़ को, गुस्सा को, ईर्ष्या को जब हम निकाल देंगे तो हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाएगी, और एक तरह का बात करें सर कि हमारी पूरी जिंदगी नई तरीके से सृजन होगा, उत्पत्ति होगी। ये था सर आपका क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि कवि को धरती और मौन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई पड़ती है भाई। ठीक है, आइए सर अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट मेरे दोस्तों सारा स्टूडेंट्स कमेंट करें, क्या मेरे रसगुल्ले आप लोगों को यहाँ तक समझ में आए। अगर आप लोग अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो फटाफट मेरे भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हर एक वो क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में मेरे भाई D2 छपने वाला